एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आज साइन रैंक टेस्ट, जिसे कि विल्कॉक्सन टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, हम आपको इसके पहले मॉन विटनी यू टेस्ट के बारे में बताए थे। आज हम आपको साइन रैंक टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फिर आपको बता दें कि यह भी एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, अप्राचल सांख्यिकी है। अप्राचल सांख्यिकी और प्राचल सांख्यिकी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। आपने प्राचल सांख्यिकी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस जानने के लिए डिफरेंस जानने के लिए टी टेस्ट का यूज हम करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर का यूज आपने पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। इसके बाद हमने आपको मॉन विटनी यू टेस्ट बताया। आज फिर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में ही आगे चल रहे हैं और साइन रैंक टेस्ट के बारे में बताते समय हम आपको एक बार फिर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स ऐसी सांख्यिकी है जिसका संबंध ऐसे वितरण से होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता है। चैपलिन 1975 ने कहा है, अप्राचल सांख्यिकी वास्तव में सांख्यिकी की वह शाखा है जो ऐसे वितरण से संबंध रखती है जो सामान्य नहीं होता है। जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, अप्राचल सांख्यिकी है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। यह ऐसी सांख्यिकी जो होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह वितरण मुक्त, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती है और इसमें जो पॉपुलेशन है हमारा, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना कोई आवश्यक नहीं है। इसके द्वारा इस सांख्यिकी में एक विशेष शर्त यह भी है कि इसका जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वह बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। इस पर ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा या पक्षपात का प्रभाव न पड़े। इस प्रकार की जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स होता है, उसके लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें निरंतरता की विशेषता हो। साथ ही साथ इसके लिए जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं, उसमें यह भी है कि इसका सैंपल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सांख्यिकी जो होती है, इसमें प्रायः क्रम सूचक ऑर्डिनल डाटा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांख्यिकी का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही व्यापक होता है और इसके लिए कोई कठोर रिजिड असम्पशन नहीं होता है। इस प्रकार की सांख्यिकी में हमारा टाइम और जो मेहनत होती है वह बचता है। इसीलिए आप जितने भी न्यूमेरिकल लगा रहे होगे, आप देख रहे होगे कि समय ज़्यादा नहीं लग रहा है। एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने उठाती हूँ, लगा रही हूँ, तो अगर उसको हम स्पीड में लगाते हैं तो 10-15 मिनट में ये आराम से हो जाता है। तो यानी ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, इससे समय और श्रम की बचत होती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की जो स्टैटिस्टिक्स होती है
वह पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की तुलना में इजी होती है, सरल होती है और इसको आसानी से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। गैरेट ने कहा है कि इस प्रकार की सांख्यिकी तब अधिक उपयुक्त होती है जबकि हमारा सैंपल जो है, प्रतिदर्श जो है, वह छोटा होता है। इस प्रकार की सांख्यिकी जो है, इसमें आंकड़े जो हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें कोटियों के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। वहाँ अप्राचल सांख्यिकी का उपयोग आराम से किया जा सकता है। इस प्रकार की सांख्यिकी में हमने आपको काई स्क्वायर बताया था, अब मॉन विटनी यू टेस्ट आपने किया था। अब हम चल रहे हैं साइन रैंक टेस्ट के बारे में बताने। साइन रैंक टेस्ट को बताने से पहले आप थोड़ा सा साइन टेस्ट के बारे में भी जान जाइए कि चिन्ह परीक्षण क्या होता है। चिन्ह परीक्षण भी साइन टेस्ट एक प्रकार की नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, जिसके द्वारा पेयर्ड स्कोर्स अथवा, अब ध्यान दीजिएगा, सहसंबंधित आंकड़े। सहसंबंधित आंकड़े क्या होते हैं? मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जब एक ही समूह पर प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट इस तरह से अध्ययन किया जाता है तो जो ये हमारे पास परिणाम मिलते हैं वह सहसंबंधित होते हैं। तो इसमें सहसंबंधित आंकड़ों के दो सेटों के बीच सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस की जांच की जाती है। जो साइन टेस्ट है वह टी टेस्ट या काई स्क्वायर के लगभग समान है। काई स्क्वायर, टी टेस्ट और साइन टेस्ट सब में अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है, लेकिन टी टेस्ट का वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ कि हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं और दो समूहों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो। अब हम आपको साइन टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि साइन टेस्ट का उपयोग करते समय सबसे पहले पेयर्ड स्कोर्स में से जो हमारे पास जोड़े में स्कोर रहते हैं उसमें से एक में से दूसरे के मान को घटाते हैं और प्लस तथा माइनस के चिन्हों का उपयोग करते हैं। फिर प्लस और माइनस के चिन्हों को अलग कर लिया जाता है और यह देखा जाता है कि प्लस और माइनस के चिन्हों की जो संख्या है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर प्लस और माइनस के चिन्हों की संख्या जो है वह एक समान होती है तो डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ जहाँ भी प्लस और माइनस के चिन्हों में डिफरेंस होता है वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि शून्य परिकल्पना जो है वह अस्वीकृत होती है। इसी तरह से साइन टेस्ट की तरह ही साइन रैंक टेस्ट का उपयोग भी कोरिलेटेड डाटा, सहसंबंधित आंकड़ों के लिए किया जाता है। इस प्रकार की जो सांख्यिकी होती है यह भी अप्राचलिक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इस सांख्यिकी के द्वारा भी दो सेट ऑफ स्कोर्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है, लेकिन जैसा कि अभी हमने साइन टेस्ट के बारे में बताया, साइन टेस्ट में केवल चिन्हों की गिनती कर ली जाती है, उसमें
अंतर की दिशा पर विचार कर लिया जाता है कि कितने प्लस हैं कितने माइनस हैं, जबकि इसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों को हम विचार करते हैं, यानी अंतरों की दिशा और मात्रा मैग्नीट्यूड दोनों पर हम ध्यान देते हैं। इस साइन रैंक टेस्ट को विल्कॉक्सन ने दिया था, इसलिए इसको विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट कहा जाता है और इसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्मॉल टी से नहीं, कैपिटल टी से। और आपको याद होगा जब हम आपको टी टेस्ट करवा रहे थे तो हम कहते थे यहाँ कैपिटल टी मत लिखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैपिटल टी किसके लिए होता है। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जब कैपिटल टी लिखते हैं तो उसका उपयोग साइन रैंक टेस्ट के लिए होता है। विल्कॉक्सन ने साइन रैंक टेस्ट की जांच के लिए एक तालिका भी बनाई जिसे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट टेबल कहते हैं। विल्कॉक्सन के साइन रैंक टेस्ट के अब आपको हम स्टेप्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें दो प्रकार के स्कोर, ऐसे स्कोर लेते हैं जो सहसंबंधित होते हैं। इसमें जैसे हम अभी आपको आगे न्यूमेरिकल दिखाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम आपको बताएंगे भी कि हमने जो आंकड़े लिए हैं वह आंकड़ा एक कोई ट्रेनिंग या अभ्यास के पहले का है और दूसरा जो है अभ्यास के बाद का है। इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अभ्यास के बाद का आंकड़ा है उसमें से अभ्यास के पहले वाले आंकड़े को एक एक करके घटाते चलते हैं, यानी बाद में से पहले वाले को घटाते हैं और इसमें प्लस माइनस के चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं। प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखते हुए जब पूरा हम दूसरे स्कोर में से पहले स्कोर को घटा देते हैं तो जो हमको एक्स वाई का डिफरेंस मिला है उसकी हम रैंकिंग करना शुरू करते हैं और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको 1 से शुरू करते हैं और इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में रैंक को हम देते हैं। जैसे कि इसके पहले भी जितने भी सवालों में हमने रैंक दिया था उसी तरह से। और रैंक देते समय अगर कोई नंबर 2 बार आता है तो हम देख लेते हैं कि वह किस प्लेस पर है। जैसे कि अभी हम जो सवाल आपको दिखाएंगे उसमें आप देखिएगा कि 2-3 बार 2 नंबर आए हैं। तो जैसे अगर तीसरे चौथे पर कोई नंबर आ रहा है तो हमने 3-4 को जोड़ा और 2 बार आया है 2 से भाग दे दिया। तो एक तरह से एवरेज रैंकिंग निकाल ली जाती है। अब जितनी बार वो नंबर आया है, जैसे 3, 4, 5 3 जगह पर आया है तो हम उसको जोड़कर 3 से भाग देकर एवरेज रैंकिंग निकाल लेते हैं। इस तरह से साइन रैंक टेस्ट में हम रैंक को देते हैं। रैंक को देने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है 2 कॉलम हम बनाते हैं, एक प्लस रैंकिंग की और दूसरा माइनस रैंकिंग की। प्लस रैंकिंग में
जो भी जितनी भी हमने रैंक प्लस वाले अंकों को दी है, जैसे हमने एक्स और वाई से डिफरेंस निकाला, जो हमने प्लस वाले को जो भी रैंक आई है उसको हम प्लस के कॉलम में लिखेंगे, और जो भी रैंक माइनस के कॉलम में आई है उसको हम माइनस के कॉलम में लिखते हैं। इस तरह से रैंकिंग के प्लस के टोटल को हम अलग कर लेते हैं और माइनस के टोटल को अलग कर लेते हैं। प्लस और माइनस के जो टोटल हैं उनको अलग करने के बाद हम यह देखते हैं कि कौन से टोटल कम है, यानी जो टोटल छोटा होता है उसे ही टी माना जाता है। आप आगे हमारे न्यूमेरिकल में देखेंगे कि प्लस का मान अधिक था और माइनस का मान कम है, तो हमने जो वैल्यू जांच के लिए ली है वह माइनस वाली वैल्यू को लिया है। और इसके पश्चात हम सार्थकता की जांच के लिए तब तालिका का सहारा लेते हैं जबकि जो मान होता है जो हमारा n होता है वह 25 से कम या 25 तक होता है। इसके लिए तालिका लेते हैं और तालिका में से हम अपने n के आधार पर 0.05, 0.01 लेवल पर सार्थकता की जांच करते हैं। और अगर हमारा उत्तर यानी जो हमने साइन रैंक टेस्ट किया है वह तालिका के मान से, ध्यान दीजिएगा काई स्क्वायर में अगर आंसर तालिका के मान से अधिक होता था तब तो हम जो काई स्क्वायर में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते थे। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि जो हमने कैलकुलेशन किया है उसका मान टेबल के मान से कम हो। लेकिन हमारा, जैसे हमने तालिका देखी और नल हाइपोथेसिस में अंतर सार्थक होने के लिए 0.05 पर 5 तथा 0.01 पर 3 होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वह 13 है, जो कि दोनों से ही अधिक है, 5 और 3 दोनों से ही अधिक है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी सेलेक्ट होती है, स्वीकृत होती है, और यह हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो अभ्यास के पहले और अभ्यास के बाद दोनों प्रकार के प्राप्तांकों में कोई अंतर सार्थक नहीं है, यानी इस प्रकार के अभ्यास का उनके अचीवमेंट पर कोई भी प्रभाव सार्थक नहीं पड़ा है, वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है। साइन रैंक टेस्ट के न्यूमेरिकल को बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के कुछ सीमाओं के बारे में भी बताते हैं। गैरेट 2007 ने भी यह विचार दिया है कि किसी वेरिएबल के सार्थक प्रभाव को निर्धारित करने में अप्राचल सांख्यिकी बहुत अधिक सक्षम नहीं है। यानी गैरेट ने ये कहा है कि अप्राचल सांख्यिकी का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह किसी वेरिएबल के सिग्निफिकेंट इफेक्ट को निर्धारित करने में बहुत अधिक सक्षम नहीं है। रेबर तथा रेबर ने कहा है
कि अप्राचल सांख्यिकी की एक सीमा यह है कि यह सार्थक प्रभावों को निर्धारित करने में उतनी सफल नहीं है जितनी कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, जितनी कि प्राचल सांख्यिकी। गैरेट ने यह भी कहा है कि यह अप्राचल सांख्यिकी जो है इजी है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी, यथार्थता, पर्याप्त यथार्थता नहीं मिलती है। सीगल ने कहा है कि अप्राचल सांख्यिकी में वह पावर नहीं है जो किसी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में पाई जाती है। अब थोड़ा सा हम आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का कंपैरिजन भी बताते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स में है, एक मुख्य जो डिफरेंस है, जो मुख्य अंतर है, वह यह है कि जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वह डिस्ट्रीब्यूशन बाउंडेड होता है इसमें, यानी यह वितरण युक्त होती है, जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें वितरण मुक्त सांख्यिकी यह होती है। यानी पैरामेट्रिक जो है वितरण युक्त होती है और नॉन पैरामेट्रिक वितरण मुक्त होती है। इसके अलावा हम उपयोगिता के क्षेत्र के आधार पर अगर देखते हैं तो भी दोनों प्रकार की सांख्यिकी में अंतर मिलता है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स अथवा जो प्राचल सांख्यिकी है उसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि अप्राचल सांख्यिकी का उपयोग अधिक व्यापक और विस्तृत होता है, क्योंकि इसके लिए हमको किसी भी प्रकार की यह बाउंडेशन नहीं है कि जो हमारा आंकड़ा है वो सामान्य वितरण के आधार पर हो। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लिया जाए। साथ ही साथ अगर हम सैंपल की साइज से हम कंपैरिजन करते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की, तो दोनों में यह डिफरेंस है कि जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, प्राचल सांख्यिकी है, उसके लिए अगर सैंपल का आकार बड़ा हो तो अच्छा होता है, लेकिन अप्राचल सांख्यिकी के लिए सैंपल का छोटा होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अन्य आधारों पर भी हम ये देख रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन के स्वरूप को लेकर देखा जाए तो प्राचल सांख्यिकी, पैरामेट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स है, उसकी गणना जो होती है थोड़ी टफ होती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन आसान होता है, इसकी गणना सरल होती है। हम ये देखते हैं कि आप लोग तो स्टूडेंट अक्सर क्लास में सवाल लगाते हो और आपने प्राचल भी लगाया और अप्राचल भी लगाया। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग जब हम करते हैं तो हमारी जो टाइम होता है वह अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है। और अभी देखिए हम आपको एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगवा रहे हैं और वो चूंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए 10 से 12 मिनट लग जा रहा है। अदरवाइज एक सांख्यिकी केवल अगर आपको लगानी हो, अगर मैं आपको थ्योरी न बताती तो यह मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाती। यानी इसमें समय और श्रम की बचत
होती है। इसलिए नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग आसान होता है। इसके अलावा जो आंकड़े या प्रदत्त लिए जाते हैं उससे संबंधित अंतर भी पाया जाता है। जब जो लिए गए आंकड़े जो होते हैं सतत होते हैं, निरंतर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राचल सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आंकड़े ऐसे नहीं होते हैं तब अप्राचल सांख्यिकी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ असम्पशन भी हैं जिसके आधार पर भी सांख्यिकी के दोनों प्रकारों में अंतर होता है। जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो असम्पशन का बंधन है वह बहुत ही कठोर स्ट्रॉन्ग होता है और प्रसामान्य वितरण का बंधन भी होता है। इसके अभाव में पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम नहीं ही कर सकते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम वहाँ भी कर लेते हैं जहाँ पर कि किसी भी प्रकार से जो हमारा आंकड़ा है वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी बंधन इस पर बहुत कठोर नहीं होते हैं। अप्राचल सांख्यिकी में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारे असम्पशन हैं उसके जो टूटने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए यह सांख्यिकी ज़्यादा उपयोग भी लाई जाती है। जहाँ तक परिणामों की शुद्धता और यथार्थता की बात है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसके परिणाम जो होते हैं वह अधिक यथार्थ शुद्ध होते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के परिणाम इसकी तुलना में कम शुद्ध होते हैं। ऐसा गैरेट ने भी माना है, वेबर और वेबर ने भी माना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे आंकड़ों का स्वरूप होता है वैसे हम उस प्रकार से प्राचल और अप्राचल सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। वेबर और वेबर 2001 के अनुसार अप्राचल की अपेक्षा प्राचल सांख्यिकी को श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने कहा है कि नियमतः अप्राचल की तुलना में प्राचल पैरामेट्रिक कार्य प्रणाली जो है बेहतर या श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसकी पावर अधिक होती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आपको साइन रैंक टेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं और दिखाते हैं। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करने के लिए हमने दो प्रकार के स्कोर लिए हैं। एक ट्रेनिंग के पहले है और एक ट्रेनिंग के बाद का है। टोटल नंबर जो है वह 10 है। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसमें दोनों प्रकार के स्कोर में डिफरेंस को निकाल लेते हैं। जैसे x, y है, ये दो स्कोर हैं, तो हम इनके डिफरेंस को निकालते हैं और दूसरे वाले माने आफ्टर ट्रेनिंग से पहले वाले को घटाते हैं। न कि इसमें से इसको नहीं घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। यानी आफ्टर टेस्ट में के जो प्राप्तांक हैं उससे जो बिफोर टेस्ट के प्राप्तांक थे उसको माइनस करते हैं। यानी x2 माइनस x1। 40 माइनस 32 आपका हो गया 8 प्लस 37 माइनस 31 प्लस
6, 39 minus 37 plus 2, 44 minus 45, चूंकि अब यहाँ 44 कम है, 45 ज़्यादा है, -1, 38 minus 33 माइनस आप 30 प्लस हो जाएगा, 38 minus 33 5। फिर हम कर रहे हैं 35 minus 33 2, 36 minus 41 -5। अब 47 minus 44, ये हो जाएगा हमारा +3। 39 minus 39 0, 32 minus 37 इक्वल टू -5। ये थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप में हम इसको रैंक दे देते हैं, और रैंक देने के लिए जो सबसे छोटा है उससे शुरू करते हैं, और उससे बड़े को फिर हम रैंक देते चलते हैं। तो अब हम यहाँ रैंक देंगे, और रैंक में जब हम इसको अलग करेंगे तब हम प्लस माइनस के चिन्ह के अकॉर्डिंग आगे के स्टेप में अलग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है, इसको हमने दिया 1। इसके बाद 2 है और 2 प्लेसेस पे है। तो जैसा कि पहले बताया गया था कि जब 2 बार कोई संख्या आती है तो रैंक देने के लिए अब दूसरे और तीसरे 2 स्थानों पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 3/2 यानी 2.5। अब हमने दोनों 2 के सामने 2.5 और 2.5 लिखा। अब अगली संख्या हमारी 3 है, लेकिन रैंकिंग हमारी 4 होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। अब 5 को हम देख रहे हैं 3 बार है, यानी 5 6 7 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 5 + 6 + 7/3, 6 5 11 7 18, 18/3 = 6। अब हम चल रहे हैं 5 जितनी बार भी है उसके आगे तो जितनी बार भी 5 है उसके आगे हमने 6 लिख दिया। और अब हम देख रहे हैं हमारी अगली संख्या जो है, जो बची है, वह 6 बची है और 8 बची है। 5 6 7 तक की रैंकिंग हमने कर ली है। तो 6 के आगे हमने लिखा 8 और 8 के आगे लिखा 9। अब हम क्या करते हैं, प्लस की जो रैंक है उसको अलग कर लेते हैं और माइनस की रैंक को अलग कर लेते हैं। अब हमको यहाँ बहुत ध्यान से देखना होगा कि प्लस की रैंक कौन सी है और माइनस की रैंक कौन सी है। यह 9 हमारा प्लस है, 8 हमारा प्लस है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो हमने x2 माइनस x1 किया था यह प्लस में है, ये 2.5 हमारा प्लस में है, लेकिन यह जो 1 है यह माइनस में है। अब यह 6 हमारा प्लस में है, 2.5 हमारा प्लस में है, यह 6 हमारा माइनस में है। फिर हम देख रहे हैं कि यह 4 हमारा प्लस में है और यह 6 हमारा माइनस में है। यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो रैंकिंग हमने की है उस रैंकिंग के बाद प्लस के साइन वाले रैंक को अलग करना है और माइनस की साइन वाले रैंक को अलग करना है। अब हम प्लस के साइन वाले रैंक का टोटल कर लेते हैं। 5 5 10 9 1 10 8 18 2 20 6 26 2 28 4 32। ये 32 प्लस की रैंक है। एक बार हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। 2.5 2.55 6 11 4 15 15 और 8 23 27 30 30 प्लस 2 9 जो है वो 32 हो गया। अब माइनस की रैंक का टोटल करते हैं। माइनस की रैंक में 6 6 12 1 13। इसके बाद देखिए हमको जांच करनी है सार्थकता की, लेकिन एक बार उसके पहले आप पुनः सारे स्टेप को समझ लीजिए। टोटल n 10 है। इसके बाद 2 टाइप के प्राप्तांक हैं। एक टेस्ट के पहले का है, ट्रेनिंग के पहले का है, और दूसरा ट्रेनिंग या अभ्यास के बाद का है। अब जो बाद का प्राप्तांक है, बाद के जो स्कोर्स हैं, उसमें से पहले के स्कोर को हम माइनस करते चले हैं। इसके बाद हमने जो माइनस करते चले हैं उसमें ये देखा है कि जब इस स्कोर से यह स्कोर अधिक होगा तो हमारा यहाँ साइन जो है वह माइनस का हो जाएगा। जब ये ज्यादा है, ये कम है, तो प्लस का होगा। इसके बाद यह जो हमने माइनस किया है, प्लस माइनस किया है, इसको हम रैंकिंग करना शुरू करते हैं। प्लस माइनस जो भी प्राप्त हुआ था उसको हमने रैंकिंग की है, और रैंकिंग करने के बाद प्लस के साइन को अलग हटा दिया है और माइनस के साइन को अलग हटा दिया है। प्लस के रैंक का टोटल 32 आया था। अब माइनस के रैंक का टोटल हमने कर लिया जो कि 13 आया है। अब जब हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में सार्थकता की जांच करते हैं तो इसको जो हम सिंबल है इसका वह कैपिटल T से शो किया जाता है, और इसमें जो रैंकिंग कम आती है, जैसे इसमें 13 आई है, इसके आधार पर हम सार्थकता की जांच करेंगे और तालिका से इसकी वैल्यू की जांच करेंगे। जब n 1 से लेकर 25 तक होता है तब हम तालिका की सहायता से सार्थकता की जांच करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n हमारा केवल 10 है, तो तालिका से जब हम
मान देखते हैं 10 के लिए, तो यह जो मान हम देख रहे हैं वह 0.05 और 0.01 स्तर पर अंतर सार्थक होने के लिए 5, 3 या इससे कम होना चाहिए। लेकिन हमारी जो वैल्यू है वह 13 है, यानी 5 या 3 से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों परीक्षणों में किसी भी प्रकार का सार्थक अंतर नहीं है और शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। जब शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रही है, इसका मतलब जो रिजल्ट मिला है उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। यह विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, काई स्क्वायर में जब हमारा आंसर अधिक आता है तो अंतर सार्थक होता है, तालिका के मान से अधिक होता है। लेकिन जब विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का हम यूज कर रहे हैं तो अगर जो तालिका के मान से हमारा उत्तर अधिक है तो अंतर सार्थक नहीं है, नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है।